हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आप कमेंट कीजिए, और यदि नहीं आता है तो आप उसको समझिए और उसको साथ के साथ याद करते हुए चलिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल से भय किस रोग का लक्षण है? पोलियो, खसरा, रेबीज, हेपेटाइटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा रेबीज। आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो रेबीज रोग होता है ना, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। और ये रोग पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से होता है। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ये रेबीज रोग होता है, उससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जल से भय रोग कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेबीज। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्जिका, लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये लाइसोसोम हो जाएगा ना, इसको कोशिका की आत्मघाती थैली और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। वो यहाँ पर आत्मघाती थैली की जगह आत्महत्या की थैली भी दे देगा, तो उसका आंसर भी लाइसोसोम हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, राइबोसोम बनाते हैं वसा, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। यहाँ पर बता दें कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये एक जटिल संरचना होती है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। राइबोसोम्स होते हैं ना, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चंस बन सकता है कि राइबोसोम किससे जुड़े होते हैं, तो आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका से। क्वेश्चन 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राजधानी, लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा लवक। आपको यहाँ पर बता दें कि जो ये लवक होते हैं ना, केवल और केवल पादपों में पाए जाते हैं, ये जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बता दें कि जो ये लवक होते हैं ना, वो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, और इनका जो आकार होता है वो गोल तथा अंडाकार होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्वेश्चन 5 दिया गया है, बालों का रंग के कारण होता है पेप्टिन, मेलानिन, किरेटिन, कैरोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। आपको यहाँ पर बता दें कि जो बालों का रंग होता है ना, वो मेलानिन के कारण होता है। और मेलानिन होता है ना, वो एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है। रंग द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट है, जो अधिकतर जीवों के अंदर पाया जाता है, सिवाय मकड़ी को छोड़कर। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पर एक चीज़ और बता दें कि जो मेलानिन होता है ना, ये जीवों के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। क्वेश्चन 6 दिया गया है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? कोडलिंग, गोसलिंग, फिंगरलिंग, हैचलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हैचलिंग। नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर, मछली, मेंढक, मगरमच्छ। तो इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। यहाँ पर आपको बता दें कि गर्म रक्त वाले जंतु किसको कहते हैं? वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान हर प्रकार के वातावरण में एक समान रखते हैं तथा उसे अस्थिर नहीं होने देते, जैसे कि इंसान हो गया, भालू हो गया, कबूतर हो गया, और स्तनधारी जितने भी जीव हैं वो सब क्या हो जाएंगे? गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। मनुष्य होता है ना, वो भी गर्म रक्त वाला ही जीव होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, आमाशय में, मलाशय में, बड़ी आंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। यहाँ पर आपको बता दें कि ये छोटी आंत होता है ना, ये पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, और भोजन का अधिकांश भाग छोटी आंत्र में ही पचाया जाता है। क्वेश्चन 9 दिया गया है, मानव में पित्त का स्त्राव होता है अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रासनली में, यकृत में। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। यहाँ पर क्वेश्चन 10 दिया गया है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर, रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। यहाँ पर आपको बता दें कि ये रोग होता है ना क्वाशियोरकर,
ये रोग 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के अंदर होता है और ये कब होता है, जब उनकी माँ का दूध उनको नहीं पिलाया जाता, उसकी जगह उन्हें उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। इस कारण ये क्वाशियोर रोग हो जाता है और ये छोटे बच्चों में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। आपको यहाँ पर बता दें कि जो दांत होते हैं ना, ये 3 परतों का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है इनेमल कहलाती है। इनेमल होती है ना, वो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है और इसके नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं और सबसे नीचे की जो परत हो जाएगी ना, उसको पल्प कहते हैं। नंबर 12 दिया गया है, यकृत कार्य करता है श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन। तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन। आपको यहाँ पर बता दें कि यकृत को जिगर भी कहा जाता है। जो ये यकृत होता है ना, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा यकृत। तो ये यकृत होती है ना, ये पित्त का निर्माण करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को आता होगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार लगा लेते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ओ। इसको सर्वदाता कहते हैं। यहाँ पर बता दें कि ओ रक्त समूह होता है ना, ये सार्वभौमिक दाता होता है और जो ए बी रक्त समूह होता है वो सार्वभौमिक ग्राही होता है। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर बता दें कि रक्त की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो ये विलियम्स हार्वे ने की थी। आप इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि रुधिर खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और रुधिर परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बड़ी आंत, हृदय, रक्त, धमनियां। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, अंगों का वह भाग है जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोषक तत्वों का यातायात कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिसंचरण तंत्र। 15 दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? केवा, वृक्कीय, महाधमनी, फुफ्फुसीय। आंसर हो जाएगा महाधमनी। आपको यहाँ पर बता दें कि जो महाधमनी हो जाएगी ना, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है। आपसे यहाँ पर सबसे बड़ी की जगह सबसे मुख्य धमनी भी पूछ ले तो इसका आंसर भी महाधमनी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 16 दिया गया है, मूत्र में पानी की मात्रा होती है 95%, 68%, 83%, 79%। तो इसका आंसर हो जाएगा 95%। आपको यहाँ पर बता दें कि मानव मूत्र में सामान्यतः पानी की मात्रा लगभग 95% होती है। इसके अंदर यूरिया हो जाएगा 2.6% और जो लवण हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2%। यूरिक अम्ल हो जाएगा वो हो जाएगा 0.3%। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मूत्र में पानी की मात्रा पूछा गया है, हो सकता है आपसे मूत्र में यूरिया की मात्रा पूछी जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 2.6%। और हो सकता है आपसे लवण की मात्रा पूछे तो 2%, यूरिक अम्ल की पूछेगा तो 0.3% होती है मूत्र के अंदर यूरिक अम्ल की मात्रा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि सामान्यतः मनुष्य एक दिन में कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर एक दिन में मूत्र उत्सर्जित करता है। यहाँ पर क्वेश्चन 17 दिया गया है, ईसीजी शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? हृदय, मस्तिष्क, छोटी आंत, गुदा। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। यहाँ पर क्वेश्चन 18 दिया गया है, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 200, 300, 275, 250। तो इसका आंसर हो जाएगा 300। यहाँ पर बता दें कि जो नवजात शिशु के शरीर के अंदर लगभग 300 हड्डियाँ होती है
और एक वयस्क मनुष्य के अंदर लगभग 206 हड्डियां होती है। हड्डियों से यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी हमारे शरीर की, तो सबसे छोटी हो जाएगी स्टेपीच, ये कान के अंदर होती है, और सबसे बड़ी हो जाएगी फीमर, ये जांघ में होती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो ये हड्डियाँ होती है ना, ये आपस में किससे जुड़ी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट्स द्वारा ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती है। तो 19 है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? अंशपेशी, स्टेपेडियस, टिबियालिस, हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपेडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी हो जाएगी स्टेपेडियस, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 20 दिया गया है, ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, अग्नाशय, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कपाल की स्फेनोइड हड्डी में स्थित होती है। आपको बता दें कि जो ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ना, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ मैं आपको, जो यहाँ पे हाइपोथैलेमस है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मतलब कि मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाएगी, ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो 21 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। आपको यहाँ पर बता दें कि जो ये विटामिन है ना, इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है B12 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। B12 दिया गया है, ये रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन 22 दिया गया है, जननांगी हर्पीस संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। क्वेश्चन 23 दिया गया है, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? फलभित्ति, अंतः फलभित्ति और मध्य फलभित्ति, बाह्य फलभित्ति, बाह्य फलभित्ति और मध्य फलभित्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः फलभित्ति और मध्य फलभित्ति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोकार्प एंड मीसोकार्प, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन 24 दिया गया है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्लूकोज, क्लोरोफिल, प्रोटीन, सूर्य का प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। आपको यहाँ पर बता दीजिए, ये पौधे होते हैं ना, इनका अंतिम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन 25 दिया गया है, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गति, घूर्णन, फोटोट्रोपिज्म, लोकोमोशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन 26 है, हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली, हर्बोफिली। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमोफिली। थर्ड आंसर सही है इसका। तो यहाँ पर बता दें कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहा जाता है। आपको यहाँ पर बता दें कि जो ये हाइड्रोफिली होता है ना, ये जल द्वारा परागण करने वाले पौधों को कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि मक्का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल द्वारा परागण करने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। और जो हवा में किया जाता है उसको बोला जाता है हेनिमोफिली। तो ये चीज़ें भी आपको जरूर ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन 27 दिया गया है, पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है? छाल, पत्ती, जई, फली। तो इसका आंसर हो जाएगा फली। अंदर कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है कॉफ़ी के अंदर, जो हल्के उद्दीपक सा प्रभाव डालती है। और यहाँ पर बता दें कि जो एक कॉफ़ी है ना, ये एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? यह आपको जीके के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, साइंस के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों के अंदर होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन 28 दिया गया है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। आपको यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला मानव हृदयारोपण कब और कहाँ किया गया था। तो ये 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया था। आपको बता दें कि ईसीजी होता है ना,
वो हमारी हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि दिल का दौरा किस वजह से पड़ता है। तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी होने के कारण हृदय का दौरा पड़ता है। ये क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे गए हैं और हो सकता है ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन बन के तैयार है। यहाँ पर क्वेश्चन 29 है, चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद। आपको बता दें कि ये जो मोतियाबिंद रोग होता है ना, वो क्या होता है कि लेंस के धुंधपन को ही मोतियाबिंद कहा जाता है। और जो ये मोतियाबिंद होता है ना, ये चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ये बता दें कि जो ये मोतियाबिंद रोग होता है ना, वो 55 से 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों में देखा जाता है। इस पर क्वेश्चन 30 दिया गया है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, गुदे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इन सब का PDF आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहाँ से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए इस चैनल पे, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और कमेंट ज़रूर कीजिए।